सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। मैं प्रणव गुप्ता ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो मतलब सेकंड लेक्चर ऑफ यूनिट 1 क्लास +1 केमिस्ट्री #2 लेक्चर 2 है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमारा चैप्टर चला पड़ा है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पीछे जाकर जरूर देखें पहला लेक्चर, जिसके अंदर हमने बात की है दोस्तों किसकी, हमने बात की है एलिमेंट्स की, कंपाउंड की, प्योर सब्सटेंसेस की, मिक्सचर्स की बात की है हमने कि एक्चुअल में उनकी डेफिनेशन, एक्चुअल में उन सभी के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टीज की, उनकी प्रॉपर्टीज की और साथ के साथ उनके मेजरमेंट्स की। बहुत अनोखा चैप्टर, क्योंकि हम लोग सब कुछ जान लेते हैं, हम लोग उनके एक्चुअल बेसिस नहीं जानते। इसलिए क्लास +1 केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, जिसको हम अच्छे से नहीं पढ़ते। तो प्रॉपर्टीज और उनको कैसे मेजर किया जाएगा ये हम पढ़ेंगे आज लेक्चर 2 के अंदर। प्रॉपर्टीज मतलब क्या? प्रॉपर्टीज आप ये बोल सकते हो दोस्तों, दो तरीके से मैं प्रॉपर्टीज देखता हूं किसी भी, हमने वहां पे मैटर पढ़ा, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा। या तो मैं बात करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और या फिर मैं बात करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज से आपका मतलब क्या है? फिजिक, अगेन भौतिक विद्या, फिजिक। अगर कोई भी सपोज करो ये है, मैं इसको इस मार्कर को लेता हूं और हथौड़े के साथ में इसको बीट करता हूं, इसके ऊपर मारता हूं हथौड़े से, हो सकता है ये टूट जाए, हो सकता है ये मोल्ड हो जाए, अपनी शेप को चेंज कर ले, बट ये बात डेफिनेट है कि जिस चीज से बना हुआ है उसकी कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या? प्रॉपर्टीज विच does not undergo any change in its composition, कि कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आने वाला, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज, जैसे कि शेप, जैसे कि ऑर्डर, तो कलर, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। देन वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल के अंदर ही छुपा हुआ है केमिस्ट्री, कैम। तो मतलब क्या है, इसके अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, प्रॉपर्टीज विच अंडरगो। अपने नोट्स लेकर बैठे, पहला लेक्चर जाके देखे, शुरुआत से पढ़े, आराम से पढ़े, बढ़िया पढ़े, स्पीड बढ़ा लें, अगर स्लो लग रहा है तो, अगर ज्यादा लग रहा है तो घटा ले, आपके हाथ में रिपोर्ट है। सो प्रॉपर्टीज विच अंडरगो चेंजेस इन इट्स कंपोजिशन। जैसे कि हम लोग आग लगाते हैं किसी चीज को, कंबशन की बात करते हैं। हम लोग कंबशन, या फिर जिसको मैं हीट का नाम दे रहा हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हो सकता है उसके अंदर की बॉन्डिंग के अंदर चेंज आ जाए, हो सकता है उसकी एसिडिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, उसकी बेसिसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, वो न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है। एक बात मेरे को ऐसी लगती है, जब भी मैं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ता था मुझे ऐसा लगता था अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बेहद अच्छा है, बट अगर आप नहीं कर रहे हैं, वहां पे आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो किसी चीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या? हमारे आसपास आप उठा लो, क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो जो दिखता है उसके साथ में रिएक्ट करवा दो, जिसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी है। प्रोडक्ट आप, अगर आप बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री जानते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। मान लो यहां पे नाइट्रोजन होता तो यहां पे पर्टिकुलरली अमोनिया ही बनेगा, यहां पर पर्टिकुलरली नाइट्रोजन ऑक्साइड बन सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन सकती है, N2O4 बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन यहां पे क्या सब्सटेंस है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही बनेगा, या तो ये बन सकता है, या फिर 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 ये बन सकता है। बहुत सारे सब्सटेंसेस, वो डिपेंड करता है कि यहां पर क्या है, कितने नंबर ऑफ मोल्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आसपास के सब्सटेंसेस लो, तो उसे हीट कर दो, हाइड्रोजन लिया, नाइट्रोजन लिया, उसको हीट कर दो, तो यहां पर भी अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, हेबर प्रोसेस से हम लोग इस रिएक्शन को करते हैं। सो इट इज एन इजी टास्क कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में अगर आपको कभी भी कोई भी बोल दिया, जैसे उसने बोल दिया कि सल्फर डाइऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ, तो पेपर में घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये लिख देना, आपके आसपास पानी है, आपके आसपास हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ एसिड्स है, तो आप वो सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज उसके अंदर बेहद आसानी से लिख सकते हो। हम लोग सोचते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की तो किसकी बात की? मेल्टिंग पॉइंट की बात की, बॉइलिंग पॉइंट की बात की, शेप की बात की, ऑर्डर की बात की, कलर की बात की।
तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज को बाद में देखते हैं, क्योंकि आज हमारा मेजरमेंट का काम है, और मेजरमेंट मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, उन क्वांटिटी को ही तो मेजर करेंगे ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, क्वांटिटेटिवली, ये एक क्वांटिटेटिव स्टडी है। और अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा तो वो क्वालिटेटिव स्टडी है। से आपके पास एक संतरा है या फिर एक आम है, आम का सीजन चला हुआ, मैंगो, तो वो जो आम है अभी के लिए वो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, ठंडा है, अच्छा है, अच्छी कंडीशन में, फ्रेश है। बट क्या हो अगर थोड़ा सा फोर्स से मैं उसको दबा दूं, कुछ देर गर्मी के अंदर रख दूं, तो वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा, और उस खराब होने की वजह से उसकी कंपोजिशन खराब हो जाएगी, मतलब केमिकली वो खराब हो चुका है, फिर कीड़े वीड़े उसके अंदर जा चुके हैं। आपने केला देखा होगा, वो थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता है व्हाइट की जगह पे, और थोड़ा सा पिचक जाता है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पर वो केमिकली जो है डिकम्पोज हो चुका है, बेकार हो चुका है, खराब हो चुका है। तो ये एक क्वांटिटेटिव स्टडी है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव स्टडी। तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि मास की बात करेंगे, हम डेंसिटी की बात करेंगे, हम टेम्परेचर की बात करेंगे, हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो फिजिकल क्वांटिटी ये सारी की सारी है जिनसे मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानता हूं किसी भी मैटर की। तो ये कुछ टर्म्स है जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी देखो, अगर मान लो मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, तो ये जो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है ये दो चीजों से मिलकर बनी है। ये मिटा देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनी है। फिजिकल क्वांटिटी एक है यूनिट, और एक है पर्टिकुलरली वो टर्म या फिर क्वांटिटी जिसको मैं बोल रहा हूं। यूनिट का मतलब क्या है, वो क्वांटिटी या टर्म कुछ भी हो सकती है। दिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो वो क्वांटिटेटिव टर्म है, और इस टर्म के लिए हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चाहिए, और उस स्टैंडर्ड रेफरेंस का नाम क्या है। स्टैंडर्ड रेफरेंस का मतलब क्या, मान लो स्टैंडर्ड रेफरेंस का नाम चाहिए, जिसे हम यूनिट बोल रहे हैं। स्टैंडर्ड रेफरेंस का मतलब क्या है कि आर्मी की भर्ती हो रही है, और ये जवान गए फिजिकल टेस्ट देने के लिए, ये एक स्केल लगा दिया, यहां पर एक मॉनिटर खड़ा है। मॉनिटर मतलब जो इनको बोल रहा है कि भाई ये एग्री करेंगे अपनी फिजिकली वहां भी वर्ड आता है कि ये फिजिकली एक्टिव है, अलाउ है आर्मी में जाने के लिए, नहीं तो वो आएगा। वहां पे होता है हाइट का कॉलम, सब ये हाइट का कॉलम है। अगर मान लो इससे कोई छोटा बच्चा जो है वो कंपीट नहीं कर सकता, बराबर नहीं है, तो इसको हटा दिया जाएगा, इन दोनों को ले लिया जाएगा क्योंकि ये बराबर है, या फिर इससे ज्यादा है तो उसको ले लिया जाएगा, इसको नहीं लिया जाएगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज स्टैंडर्ड रेफरेंस। तो वैसे स्टैंडर्ड रेफरेंस रखे गए, उसे बोला गया यूनिट। हम लोग कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, वो यूनिट्स बाद में देखते हैं। अभी के लिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, हमें टोटल इन रिलेशंस मास के बारे में, टाइम के बारे में, और मास के बारे में, टाइम के बारे में, और लेंथ के बारे में जानना है, वॉल्यूम के बारे में जानना है, डेंसिटी के बारे में जानना है, टेम्परेचर के बारे में जानना है। 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स के बारे में जानेंगे। डेंसिटी तो वैसे ड्राइव्ड यूनिट होते हैं, यहां पे मत लिखो। 1791 के अंदर द मैट्रिक सिस्टम के नाम से, द मैट्रिक सिस्टम, द मैट्रिक यूनिट्स फ्रांस से आया था, फ्रेंच से, और इंडिया को अडॉप्ट करने में, इंडिया ने जिसको अडॉप्ट किया 1957 में, देखो कितने साल के बाद में इस सिस्टम को अडॉप्ट किया, द मैट्रिक सिस्टम यूनिट्स। इससे था क्या कि भाई जो भी अभी देखो बेस है ना, वहां पे तो नाम ले लिए, मास, टेम्परेचर, टाइम, लेंथ, नाम तो बाद में लिए गए, पहले तो वो यूनिट्स आई। वो छोटी छोटी सी चीजें थी, वो स्टैंडर्ड रेफरेंस थे कि मैं इससे ऊपर वाले को ज्यादा बोल लूंगा, इससे नीचे वाले को कम बोल लूंगा, ये है, इसका एक पर्टिकुलर नाम है। अब सपोज करो मैं बात करता हूं, लेंथ की बात कर लेते हैं। मान लो मेरे को इसकी लेंथ मेजर करनी है, अरे मेरे को इसकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, चलो मैं सेंटीमीटर में कर लूंगा, इसकी लेंथ भी सेंटीमीटर में कर लूंगा।
बट क्या मैं अपनी लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूं? तो बहुत कम जगह आप बोलते हो कि मेरी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है, 172 है, 175 है, 165 है। आप बोलते हो 5 फीट 2 इंच, 5 फुट 8 इंच, 6 फीट, तो फिट वर्ड आया क्योंकि थोड़ी सी लार्जर यूनिट होगी। 165 एक 3 शब्दों का, 3 वर्ड्स थे, 3 डिजिट्स थे उसके अंदर में, 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, और 5 के अंदर सिर्फ 5 फुट 2 इंच, 2 में खत्म हो गया वो। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, और ये मैं बोल रहा हूं चंडीगढ़ टू दिल्ली 250 किलोमीटर, किलोमीटर बोला मैंने, सेंटीमीटर नहीं बोला, हजारों में पहुंच जाते, तो 6 डिजिट्स आएंगे उसमें। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या है, कितनी क्वांटिटी है, तभी क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोला, हमने नाम दिए अलग अलग, और उन्हीं नाम के लिए इन यूनिट्स को ड्राइव किया गया मैट्रिक सिस्टम में। मैट्रिक का मतलब होता है 10, मतलब इन द पावर्स ऑफ 10, इन द पावर्स ऑफ 10। देन उसके बाद आया एसआई यूनिट्स। सिस्टम बहुत मेजर करने के लिए हमारे पास MKS था, हमारे पास FPS था, वी हैव CGS सिस्टम। इसके अंदर भी ये जो मैं लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं लेंथ के लिए, ये लिख रहा हूं सब कुछ मास के लिए, और ये लिख रहा हूं मैं टाइम के लिए। लेंथ माने क्या? अच्छा, इनकी डेफिनेशन लेंथ, मास की और टाइम की बहुत अच्छी है, ये किसी ने सुनी नहीं होगी। मैं शॉर्ट बनाऊंगा इन सभी की, एक एक शॉर्ट बनाऊंगा कि लेंथ की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, फिर एक मीटर, मीटर का व्हाट इज दिस मीटर, व्हाट इज दिस सेकंड, डेफिनेशन बनाऊंगा कि कितना डिस्टेंस है, लाइट ईयर जिसको आप बोलते हो, अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस। तो वहां पर ये भी स्टैंडर्ड रेफरेंस थे, वो स्टैंडर्ड रेफरेंस किन कंडीशंस पे लिए गए और कहां लिए गए, किस कंट्री में लिए गए, उस पर्टिकुलर यूनियन का नाम क्या था, वो सभी के अंदर हम शॉर्ट्स बनाएंगे और वहां देख रहे होंगे, यहां हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो दिस स्टैंड फॉर द मीटर, किलो, सेकेंड्स, दिस स्टैंड फॉर द फिट, पाउंड एंड सेकेंड्स, दिस स्टैंड फॉर द सेंटी, ग्राम एंड सेकेंड्स। तो अलग अलग सिस्टम में हम मास, लेंथ और टाइम को ऐसे मेजर करते हैं, बट इतने सिस्टम ना रखते हुए हमने ऐसा ही सिस्टम बोला, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने मेरे भाइयों आगे 7 यूनिट हमें दी, 7 क्वांटिटी हमें दी। उन क्वांटिटी के बारे में देखेंगे हम। 5 तो मैंने ऊपर लिखी हैं, इनको चलो एक काम करते हैं, ऐसे नीचे लिख देते हैं। 2 ऐसी हैं जो कि तुम्हें फिलहाल के लिए काम नहीं आने वाली केमिस्ट्री के अंदर, काम तो आएंगे, फिलहाल के लिए इतनी ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे लिख देते हैं वो क्वांटिटी कौन सी है, उस क्वांटिटी का सिंबल लिख देते हैं यहां पे। क्वांटिटी के सिंबल के बाद हम लोग लिखेंगे उसकी यूनिट और फिर यूनिट का सिंबल। आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या है क्वांटिटी, क्या है क्वांटिटी से पहले हमने ली लेंथ, हमने ली मास, हमने ली टाइम। टेम्परेचर को एक वर्ड और से जाना था, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक मतलब चेंजेस, तो द चेंज ऑफ हीट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ओ बेटे क्या डेफिनेशन दिया, चेंज ऑफ हीट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर की कोई डेफिनेशन नहीं बनी है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज टेम्परेचर, ये कोई बात थोड़ी है। चलो देखो, उसके बाद में हम लोग इंटेंसिटी की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे करंट की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे क्वांटिटी की। अच्छा, इस क्वांटिटी का मतलब क्या है कि कितना कितना। सो क्वांटिटी को दिखाते हैं एन से, करंट को दिखाते हैं आई से, इंटेंसिटी को दिखाते हैं आई वी से, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को टी से, टाइम को स्मॉल टी से, मास को एम से और लेंथ को एल से। यूनिट के लिए यूज करेंगे लेंथ की यूनिट मीटर, बच्चा बच्चा जानता है भाई, गली गली में शोर है। मास 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 ग्राम के अंदर, टाइम सेकंड के अंदर, ये अच्छा ऐसा यूनिट है किलोग्राम बोलो बेटा। उसके बाद में थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन, बच्चा बच्चा जानता है भाई, नाम लिखना पड़ेगा यहां पे, हमने यूनिट का नाम लिखा है बेटा। देन वी हैव दी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होता है कैडेला, इसकी होती है एम्पियर, इसकी होती है मोल। सिंबल लिखता है इसका एम, इसका केजी, इसका सेकंड, इसका केल्विन, इसका कैडेला, इसका एम्पियर और इसका मोल का MOL।
तो ये थी कुछ पर्टिकुलर टाइप की यूनिट्स, जिन यूनिट्स के बारे में हमें आगे पढ़ना होगा। इनको हम बेसिक यूनिट्स भी बोल सकते हैं। दीज ऑल आर बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट से हमारा मतलब क्या है कि यूनिट को भी फर्दर दो हिस्सों में डिराइव किया गया। दो टाइप की यूनिट्स थी, ये बना लेना भाई, दो टाइप की यूनिट्स थी। दो टाइप की यूनिट्स का मतलब है कि एक थी फंडामेंटल यूनिट, ये जो हमने पढ़ी वो फंडामेंटल यूनिट थी, जो साथ हमने लिखी फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या? विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनीथिंग, जो खुद एक चीज है जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता। उसके बाद आएगा डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट का मतलब क्या? दैट कैन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, जो फंडामेंटल यूनिट को मिक्स करके बनी। तो ये जो क्वांटिटी थी फंडामेंटल यूनिट की, मतलब क्या? जैसे कि अभी हमने देखा 7 देखिए, मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म लिख लिया। हमने आई देखा, IV देखा, लेंथ देखी, मास देखा, टेम्परेचर देखा, ये देखा, ठीक। अच्छा रह गया कोई? मोल देखा। तो ये यूनिट्स देखी। डिराइव्ड यूनिट का मतलब क्या? जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद में एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी की सारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो इनसे और आगे बढ़ा गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, बहुत सारी यूनिट्स हैं फर्दर। फंडामेंटली यही है। तो पहले हमने फंडामेंटल का टेबल बनाया। अब दिक्कत एक है, फंडामेंटल यूनिट मान लो मैं एक उठाता हूं, कोई भी से कोई भी है, कोई भी का मतलब मैं डाल देता हूं स्टार, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कोई भी का मतलब स्टार। दिस मींस कोई भी। जिंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा, आए तो फिर कभी जाए ना रब्बा, ये वही वाला कोई भी है। तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर मैं बात कर रहा हूं इन 7 यूनिट की, 7 यूनिट को मैं एक छोटे से हिस्से में डाल सकता हूं। अब यह भी हो सकता है फिर से वही बात कि मैं डिस्टेंस इन किलोमीटर देख रहा हूं। किलो का मतलब क्या? मैं बहुत बड़ा डिस्टेंस देख रहा हूं, बहुत छोटा डिस्टेंस देख रहा हूं, उसे मैं बोल रहा हूं ये बताओ मेरी तरह से डिस्टेंस कितना। एक बॉल लिया, अगर बॉल का साइज बताओ, रेडियस बताओ उसका, भाई कैसे माप लो यार किलोमीटर के अंदर। तो ये वो स्टार है या फिर ये वो बेसिक यूनिट है, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको साइड करके इधर पढ़ते हैं। मतलब ये वो स्टार है, ये वो बेसिक यूनिट है। इसके नीचे जो है वो बिगर यूनिट्स आएगी, हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और इधर आएगी स्मॉलर यूनिट्स। मतलब सबसे पहले स्मॉलर यूनिट के बारे में कि कौन कौन से स्मॉलर यूनिट, और सिंबल उनका ब्रैकेट में लिख देंगे, और फिर लार्जर यूनिट्स। किस से? उस स्टैंडर्ड रेफरेंस से, स्टार से। तो स्मॉलर यूनिट मैट्रिक सिस्टम के अंदर, मैट्रिक का मतलब 10 की पावर, 10 की पावर का मतलब क्या? 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। माइनस का मतलब बेटा क्या हुआ? 1/10। एक्सपोनेंट एंड पावर मतलब क्या? दिस इज रेसिप्रोकल। इस माइनस साइन को अगर प्लस बनाना है तो 1/10 लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं इस यूनिट की, तो मैं यूनिट के हिसाब से क्या लिखूंगा बेटा? 10 की पावर -1, ठीक है। 10 की पावर -1, दिस इज डेसी, दिस इज सेंटी। नाम है ये सेंटी, तुम मत हो ना सेंटी का भी रोने लग जाओ। 10 की पावर -3 का मतलब मिली। जो तुम्हें याद रखनी है वहीं पढ़ेंगे, है बहुत सी। 10 की पावर -6 का मतलब माइक्रो। -1, -2, -3, -6, -9 आएगा बेटा नैनो। 10 की पावर -10 आएगा बेटा एंगस्ट्रॉम। 10 की पावर -12 आएगा, दिस इज पिको। 10 की पावर -15 आएगा, दैट इज फेम्टो। डेसी को दिखाते हैं स्मॉल डी से, सेंटी को दिखाते हैं छोटे सी से, इसको छोटे एम से, इसको म्यू, कितनी अच्छी शेप है, एन से। एंगस्ट्रॉम को इसका नाम ही है, एंगस्ट्रॉम मैं नाम लिख देता हूं यहां पे। ये बहुत जबरदस्त यूनिट है भाई, एटम के साइज इन्हीं में मेजर होते हैं। इतना छोटा, अब देखो तुम बोलते हो कि मीटर में करो, मीटर यूनिट है तो ऐसा ही। तो बताओ एटम का साइज मीटर है? ऐसा थोड़ी है, क्या बात कर रहे हो। 10 की पावर -12 पिको, स्मॉल पी, स्मॉल एफ। तो इसको फर्मी भी बोलते हैं, FM भी बोल देते हैं फर्मी, एक और नाम है। ऐसे ही एजो आता है और पैटो आता है। 10 की पावर -18 और 10 की पावर -21। तो लिखना चाहो तो लिख लो। 10 की पावर -18 मतलब एटो, और 10 की पावर -21 मतलब जेप्टो। ये किसी काम का नहीं है, मत लिखो भले ही, तुम्हारी इच्छा है
ए और दिस इज जेड। लार्जर यूनिट की तरफ चलते हैं। लार्जर यूनिट मतलब देखो इधर आ गया अब ये स्टार, ठीक है। अब ये स्टार से नीचे वालों की बात कर रहा हूं मैं। स्टार से नीचे का मतलब क्या है? 10, 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 का मतलब क्या? डेका, इसको लिखेंगे डीए से। 10 की पावर 2 का मतलब 100। 10 की पावर 3 किलो, किलो को इससे दिखाएंगे के से, इसको दिखाएंगे हेक्टो एच से। 10 की पावर 3 के बाद आएगा 10 की पावर 6, देन 10 की पावर 9, देन 10 की पावर 12। 10 की पावर 6 मतलब मेगा, एम। दिस इज जिगा, जी। टेरा, टी। ओ माय गॉड। तो इतनी याद रखोगे तो ये बहुत ज्यादा, इसके अलावा तुम्हें कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टार के ऊपर है। अभी हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि इनको ऊपर नीचे लेके जाना। मान लो ये आता है कन्वर्जेंस के अंदर। अगला जो लेक्चर होगा हम लोग कन्वर्जेंस और डिराइव्ड यूनिट्स पे ही करेंगे। एक लेक्चर बनेगा उसका पूरा, और अच्छे से पूरी जिंदगी भर का तुम्हें कन्वर्जन और डिराइव्ड यूनिट समझा दूंगा। फिजिक्स वाला भी कवर हो जाएगा। इससे फिजिक्स वाला जो पहला चैप्टर है वो भी मैं इसके अंदर सारा का सारा कवर कर दूंगा, जस्ट डायमेंशंस नहीं आएंगी, है ना। जैसे कि मैं यहां पे शुरू करूंगा, ये बोलूंगा मैं, किंग हेल्दी डाइट मदर डजंट केयर मच। ये बच्चों को पता है ना। के फॉर किलो, देखो नाम पे है किलो। फिर एच फॉर हेक्टो, हेक्टो। फिर डी फॉर डेका, डेका। फिर एम फॉर ये स्टार, मीटर, बेसिक यूनिट, दिस इज बेसिक यूनिट। उसके बाद में इधर डी आया, डेसी। फिर सी आया, देखो सेंटी। फिर एम आया मतलब मिली। मतलब 6 अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है, बाकी तो याद ही कितने करने हैं। ये तो मैंने याद करने का बोला ही नहीं। ये कभी कभी यूज होंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ये बार बार यूज होते चले जाएंगे और रट जाएंगे। ये भी बहुत ही रेयर यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा रेयर, क्योंकि इससे भी ज्यादा ही होता है। 10 की पावर 12 से ज्यादा भी होता है। 10 की पावर 15, 10 की पावर 15 बोल सकते हैं। पैरा, पिटा। 10 की पावर 15 मतलब पिटा। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कवर हो जाएंगे। उसके बाद अब एक एक करके यूनिट्स पे चलते हैं। हमने फंडामेंटल यूनिट पढ़ते हैं, डिराइव्ड यूनिट कल करेंगे और लेक्चर को अंत दे देंगे। टेंशन नोट। स्पीड में पढ़ा करो, 1.5 गुना 2 गुना स्पीड किया करो, कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले, अच्छा लो अभी 2 मिनट में खत्म कर देते हैं, आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले मास की बात करते हैं। अच्छा, मास में और वेट में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। हम लोग चलो ऐसे पढ़ते हैं, मास और वेट। भैया मास का मतलब यह है, मास का मतलब यह है कि ये इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर कितना मैटर है, उसे मैं बोलूंगा मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बट व्हाट अबाउट दिस वेट? इस वेट का मतलब मैं धरती पे बोझ कितना हूं, कितना बोझ हूं धरती पे, मतलब मैं इस धरती के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा हूं। सो वेट इज नथिंग बट जस्ट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। या फिर अर्थ कितनी फोर्स लगा रही है अपने ऊपर मेरे को रखने के लिए। धरती पे बोझ कितना, धरती पे बोझ, ओ हो। इसलिए तुम्हें बोला जाता है घर पे कि खाते हो पीते हो सो जाते हो, तुम धरती पे बोझ हो, सिर्फ वेट हो, तुम्हारे मास का कोई फायदा नहीं है। मास तुम्हारा बढ़े जा रहा है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? इसकी ऐसा यूनिट है किलोग्राम, और इसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन। तभी तो तुम्हें बेटा बोलते हैं ना, तुमने ये पढ़ा होगा कि वेट ऑन मून इज इक्वल्स 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। सो यू आर नॉट फैट, यू आर ऑन द रॉन्ग प्लेनेट। भाग जाओ। WM वेट ऑन मून, मतलब अगर सपोज करो मेरा वेट 60 है तो मून पे जाऊंगा तो मेरा वेट कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। बट ये न्यूटन के अंदर होगा, किलो के अंदर नहीं होगा। 1 न्यूटन इज इक्वल्स 10 kgf, किलोग्राम फोर्स। और फिर 9.8 बोलते हैं, तभी तो मैंने 10 लिखा है यहां पे। तो ये भी है, इसका मतलब ये क्या है? इट कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब मैं कहीं भी जाऊं, मेरा मास क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। बट मेरा वेट क्या हुआ? चेंज हो जाएगा। इट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों? क्योंकि तो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर मैं लिफ्ट के अंदर हूं, लिफ्ट के अंदर अगर मैं हूं और अपना वेट मेजर कर रहा हूं ऊपर 11th फ्लोर पे और 2nd फ्लोर पे, वेट डिफरेंट होगा, क्योंकि नीचे जो है वो ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। तो इसलिए वेट का डिफरेंस बेटा क्या होगा? ज्यादा होगा। ये था मास और वेट, इनकी यूनिट भी हमने कर ली।
लेंथ को कोई अलग करने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम के बारे में जान लेते हैं, वॉल्यूम और डेंसिटी और टेम्परेचर। वॉल्यूम का मतलब यह है, वॉल्यूम की जो यूनिट है वो है लीटर। लीटर को दिखाता हूं एल से। डेफिनेशन क्या हुई? अमाउंट नहीं, ये बोलो दी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पेस ले रखी है इस स्पेस के अंदर, उसे बोलते हैं बेटा क्या? वॉल्यूम, जिसको हमने लीटर के अंदर दिखाया है। 1 लीटर, यूनिट्स की अगर मैं बात करूं फर्दर, तो 1 लीटर के अंदर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। दीज ऑल आर दी यूनिट्स ऑफ लेंथ। वॉल्यूम का मतलब 3D, वॉल्यूम का मतलब 3D, मतलब जैसे कि आप क्यूब की बात करते हो, क्यूब के अंदर 3 लेंथ होती है। एक लेंथ ये वाली जिसे लेंथ बोलते हैं, एक लेंथ ये वाली ब्रेथ, और एक लेंथ ये वाली जिसे हाइट। ऑल आर लेंथ्स ना, ऑल आर द डिस्टेंसेस। सो ए बोलो अगर क्यूब के लिए तो वो ए क्यूब होगी, इसलिए मैंने डेसीमीटर क्यूब लगाया। अगर मैं एक ए को डेसीमीटर के अंदर मेजर कर रहा हूं, अगर मैं मीटर के अंदर करता तो मीटर क्यूब लगाता, अगर मैं सेंटीमीटर के करता तो सेंटीमीटर क्यूब लगाता। एमएल में भी आप जानते हो ये तो 1000 ml के इक्वल होता है। 1 लीटर के अंदर 1/1000, या फिर 10⁻³ बोल देता हूं, इसको 10⁻³ बोल देता हूं, सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। इसका मतलब 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब भी इक्वल होता है। वाह कमाल है, रट डालो इस टेबल को, जिंदगी भर काम आएगा, पूरी केमिस्ट्री के अंदर काम आएगा। रट डालो, छोड़ो मत, देखो मत, बस स्क्रीनशॉट मारो, वो क्या बोलते हैं नोट्स पे लिखो और रट डालो। वॉल्यूम का काम खत्म। आओ चलते हैं, मास देख लिया, वॉल्यूम देख ली, जरा एक ही करेंगे क्योंकि इनसे रिलेटिव है डेंसिटी, अदरवाइज सारी कहानी कल डिराइव्ड यूनिट्स में ही करेंगे हम। अच्छा चलो नहीं करते, कल ही कर लेंगे, डेंसिटी के बारे में भी कोई बात नहीं, आज टेम्परेचर के बारे में कर लेते हैं। अच्छा कन्वर्जन मैं सिखा चुका हूं बेटा तुम्हें, है ना। अगर मैं बोलूं कि 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम, तो 1000 ग्राम, ठीक है। बाकी कन्वर्जन जो है कल बहुत डिटेल्ड में, बहुत ही ज्यादा डिटेल में करेंगे, फिजिक्स वाला भी कवर कर देंगे। टेम्परेचर की बारी आती है जिसे हमने क्या बोला था, चेंज ऑफ हीट, थर्मोडायनेमिक चेंज ऑफ हीट। कितना हीट में चेंज आया, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी? या तो केल्विन स्केल होगा, या फिर फ़ारेनहाइट, मैं नाम भी लिख देता हूं, केल्विन छोड़ो ना, तुम जानते हो, फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस। भाई बच्चे छोटे छोटे क्लास में पढ़ते हैं ये डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके ऊपर डिग्री नहीं आता, इन दोनों के ऊपर डिग्री आता है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखो बहुत बनते हैं और वो कहीं से बन सकते हैं, इसलिए हम लोग इतना डिटेल्ड पढ़ते हैं। तो केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ये 3 तरीके की यूनिट है। अगर मैं केल्विन चाहता हूं निकालना डिग्री सेल्सियस तो मुझे यह करना पड़ता है। अगर मैं डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करूं सेल्सियस में, तो वो 9/5 फ़ारेनहाइट प्लस 32, यहां पे डिग्री सेल्सियस आएगा और यहां पे फ़ारेनहाइट आएगा। तो ये कुछ रिलेशंस मैं 2 पढ़ता हूं। अगर मैं बात कर रहा हूं कन्वर्जेंस की, आप एक वैल्यू को पुट करोगे, दूसरी वैल्यू के अंदर डाल दोगे तो मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, अच्छा इधर C आएगा, इधर F आएगा। मेरे को ना इससे अच्छा एक और रिलेशन ध्यान है, ये बुक का रिलेशन है, इससे अच्छा एक और रिलेशन ध्यान है। देखो अगर मैं ये लिखूं डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स डिग्री या फिर केल्विन बाय 100, देखो इससे ये काटूंगा, यही ऊपर वाला आएगा। ऐसे ही एक और रिलेशन बनता है, अगर मैं यहां पे डाल दूं 5/9 F-32, तब भी मेरा जो रिलेशन बनेगा सेम बनेगा। इसलिए मैं किसी भी कहीं से कहीं भी कन्वर्जन बेहद आसानी से कर सकता हूं। अच्छा ये पॉइंट 15 भी है, यहां पे लगाना तो लगा देना, नहीं लगाना तो ना लगाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जरा ध्यान से देखो, एक गजब की बात करेंगे। मतलब यह है कि अगर मेरे पास 3 स्केल है, से मेरे पास ये 3 स्केल है, 1 स्केल, 2 स्केल और 3 स्केल। ये से केल्विन है, इधर मैं डिग्री सेल्सियस डाल देता हूं, चलो इधर डिग्री फ़ारेनहाइट डाल देता हूं, इधर केल्विन डाल देता हूं, इधर डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। मतलब ये वही है, क्या है, थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर मतलब क्या, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे मैं टेम्परेचर को मेजर करता हूं।
तो अगर मैं बिल्कुल बॉटम पे हूं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे हूं, तो इसका कितना होगा और इसका कितना होगा। अगर मैं अपने बॉडी टेम्परेचर पर हूं, अब हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और यहां फिर मैं टॉप 100 पे हूं, मतलब मैं बात कर रहा हूं किसकी, यहां तो मैं बात कर रहा हूं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की, पानी इस पे जमता है, या फिर मैं बात कर रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की। तो इसका मतलब पता बेटा क्या है, और या फिर मैं ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। मतलब यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस यहां है तो केल्विन के ऊपर वो कितना हुआ 273.15। डरने की कोई जरूरत नहीं है। 37 डिग्री सेल्सियस यहां पे है, तो अगर मैं 273.15 यहां पे प्लस करूंगा, देखो 3 और 7 10 0 एक चला जाएगा ऊपर, 3 और 1 4 7 और 4 11 एक चला जाएगा ऊपर, और 310.15 डिग्री 15 केल्विन हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। केल्विन के अंदर कितना है 310 110.10, और 100 में 273 प्लस करूंगा आएगा तो 273.15 केल्विन। बारी आती है इसकी फ़ारेनहाइट की बारी आती है, और फ़ारेनहाइट के अंदर डिग्री सेल्सियस ये है, तो ये कितना होगा, ये होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहां पे हमारी बॉडी, अरे यार ये वाला तो तुम बच्चा जानता है, इससे ऊपर हो गया तो बुखार है, इससे कम हो गया तो बुखार नहीं है, ज्यादा ठंडा है। तो इतनी बॉडी का रेगुलर टेम्परेचर हमारी बॉडी का इतना होना चाहिए। और इसके अंदर कितना आएगा, इसके अंदर आएगा बेटा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस स्केल का मतलब पर्टिकुलरली ये है कि अगर मैं 3 टाइप के थर्मोमीटर्स लेता हूं, डिग्री फ़ारेनहाइट के, डिग्री सेल्सियस के और केल्विन के, तो उनका स्केल इस बराबर होगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस के, उसके बाद वो इक्वल होता है 273.15 के। मेरा बॉडी टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट के अंदर थर्मोमीटर 98.6, सेल्सियस में 37 होगा, और केल्विन के अंदर 310.15। ऐसे डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर 212 क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 273.15 केल्विन के अंदर होगा। आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही देख रहे होंगे। अगले लेक्चर के अंदर डिराइव्ड यूनिट्स को डिराइव किया जाएगा, एरिया की, डेंसिटी की, वॉल्यूम की, और जितनी भी यूनिट्स मेरे पास, प्रेशर की, फोर्स की, एक्सेलरेशन की, जितनी भी यूनिट, वेलोसिटी की, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो भी आता है वो सारी की सारी यूनिट हम लोग क्या कर रहे होंगे बेटा, निकाल रहे होंगे, डिराइव कर रहे होंगे, और साथ के साथ हम लोग उनके कन्वर्जेंस भी देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है जल्दी से, लेकिन पहले 2 लेक्चर में अपना बेस बना लो, ताकि हम लोग इस बार जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो बेहद खतरनाक तरीके से, वैसे तो पढ़ते ही हैं, बट अब की बार भी एक टॉपिक, एक बेस, एक बात बहुत अच्छे से जाने, डिटेल जाने, जिससे हमारा इंटरेस्ट भी बने और जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो और याद भी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।